हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 9 का पीरियोडिक टेस्ट जुलाई 2024-25 के लिए। एसएसटी का पीटी टेस्ट कर रहे हैं। चलिए आप फटाफट हमारे साथ करिए। देखिए क्या है, ये पीटी टेस्ट है आपके आगे, आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ लैंड मास बाउंस बाई a landmass bounded by sea on three sides is referred to as। वो लैंडमास जो समुद्र में तीनों साइड से क्या हो, बाउंडेड हो, उसको क्या कहते हैं? तो जो तीनों साइड से बाउंडेड होता, कवर होता है, उसे बोलते हैं पेंसुला। तो क्या बोलते हैं उसे? उसे पेंसुला बोलते हैं, जो तीनों साइड से कवर होता है। किससे कवर होता है? सी से। क्लियर है। नेक्स्ट है, ये पिक्चर है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, पिक्चर देख लो, इसके ऑप्शन है क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है वन चेन कैन बी इजीली ब्रोकन, ये चेन को ब्रोकन करने के लिए। सेकंड, सिंबल ऑफ एटर्निटी। थर्ड, द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। और फोर्थ, द सिंबल ऑफ रॉयल पावर। तो जो ये है, जो पिक्चर है, ये आपको जो दिख रहा है, ये एक्चुअल में क्या है? ये सिंबल ऑफ रॉयल पावर है। पहले के जो राजा महाराजा होते थे, वो अपने राज सिंहासन में इस तरीके के सिंबल रखते थे, जिन्हें सिंबल ऑफ रॉयल पावर बोला जाता था। आज मोदी जी ने भी कुछ इसी टाइप का सिंगोल टाइप रखा हुआ है, वो भी यही दिखाता है कि जो भारत की धरती थी वो एक रॉयल लैंड किंगडम था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो ये सिंबल वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन वाज टेकन बाय द कन्वेंशन। कन्वेंशन ने कौन से डिसीजनों को लिया था? फर्स्ट है, डिक्लेयर द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। सेकंड है, एबोलिश द मोनार्की। थर्ड, ऑल मैन एंड वुमेन अबव 21 ईयर गॉट द राइट टू द वोट। और फोर्थ, डिक्लेयर द फ्रेंच रिपब्लिकेशन। तो जो कन्वेंशन थे, जो कन्वेंशन का डिसीजन था, वो था डिक्लेयर द फ्रेंच रिपब्लिक। उन्होंने क्या करा था? फ्रेंच को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया था, यानी फ्रेंच को आजाद घोषित कर दिया था। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में किसने बताया था, किसने प्रपोज किया था? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को रॉजिया ने कॉन्ट्रैक्ट क्या किया था, प्रपोज किया था। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसने प्रपोज की थी? रॉजिया ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका असर्शन रीजन है क्वेश्चन में। असर्शन है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कंसिडर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है मोस्ट कॉमन फैक्टर है। और इसका रीजन दे रखा है, पीपल इन द डेमोक्रेसी कैन सिट टुगेदर। डेमोक्रेसी में लोग एक साथ बैठते हैं और डिसीजन लेते हैं कलेक्टिवली। तो ये असर्शन रीजन है। इसका असर्शन तो आपका करेक्ट है। रिप्रेजेंटेटिव जो होता है गवर्नमेंट के, कंसिडर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। देखो, जैसे हमारे क्षेत्र का निगम पार्षद, विधायक, ये क्या है? ये रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है ना। इनको हम अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, फिर आगे जाके प्रॉब्लम को बताते हैं। मगर दूसरा जो इसका रीजन है वो फॉल्स है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी में जो हमारे साथ कोई विधायक बैठता है, कोई हमारे साथ पार्षद बैठता है, कोई सांसद बैठता है, क्या सब लोगों के साथ बैठते हैं? नहीं बैठते। तो इसका जो रीजन है वो फॉल्स है, क्योंकि वो उनकी हमारे से पहुंच दूर हो जाती है। हालांकि वो हमारे क्षेत्र का क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है, तभी तो उन्हें उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? वोट देते हैं। बात तो क्लियर है ना आपको? यहाँ तक तो समझ आ रहा है ना बेटा? तो जो इसका असर्शन है वो ट्रू है, और रीजन इसका फॉल्स है, जिसके कारण इसका ऑप्शन सी होगा। क्लियर है। ऑप्शन सी क्यों है? क्योंकि असर्शन का सही है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्नमेंट के, वो मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है डेमोक्रेसी के, मगर रीजन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। ये तो सभी को पता होगा, ईस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा पीक कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पीक कौन सा है ईस्टर्न घाट का? वो महेंद्रगिरी है। क्या है? महेंद्रगिरी। बहुत सारे बच्चे कंचनजंगा लिख देते हैं, वो गलत है। महेंद्रगिरी जो है ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन द ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस द फार्मर टू कल्टीवेट। ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। मगर ग्रीन रेवोल्यूशन किस चीज को दर्शाता है? फार्मर ने ग्रीन रेवोल्यूशन से किस चीज के बारे में बताया?
या कौन सी खेती के बारे में ग्रीन रेवोल्यूशन बताता है? तो व्हीट एंड राइस, गेहूं और चावल की खेती के बारे में हमें ग्रीन रेवोल्यूशन से पता लगा। क्लियर है? तो ग्रीन रेवोल्यूशन किसको दिखाता है? चावल और गेहूं की खेती को ग्रीन रेवोल्यूशन दिखाता है। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल क्रॉपिंग रेफर टू। तो मल्टीपल क्रॉपिंग यानी एक से ज्यादा फसलों को उगाना, यानी एक खेत में दो फसल उगाना मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाएंगी, या एक सीजन में 3-4 फसल उगाना भी मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाएंगी। तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है? कल्टीवेशन मोर देन वन क्रॉप, एक से ज्यादा क्रॉप को सेम फील्ड में उगाना, यानी एक साथ दो क्रॉप उगाना क्या कहलाती है? मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाती है। मल्टीपल के तो नाम से ही पता लग रहा है कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है। जब एक ही समय पे सेम फील्ड में दो क्रॉप या दो से ज्यादा क्रॉपों को हम क्या कहते हैं? यानी एक से ज्यादा क्रॉप जो होगी वो मल्टीपल क्रॉपिंग के अंडर आएगी। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल स्टैंड फॉर। तो ये तो सबको पता है कि वर्किंग कैपिटल किस चीज के बारे में बताती है? वर्किंग कैपिटल किस चीज को स्टैंड करती है? तो वर्किंग कैपिटल बताओ किस चीज को स्टैंड करती है? तो वर्किंग कैपिटल स्टैंड करती है रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। किसको स्टैंड करती है? रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड को स्टैंड के बारे में क्या बताती है? वर्किंग कैपिटल बताती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, याद रखना। वर्किंग कैपिटल से हमारे को क्या पता लगता है? रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड, कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल होगा उसी के द्वारा तो हम क्या करेंगे? अगर कोई फैक्ट्री है तो उसके पास भी तो रॉ मटेरियल होगा, तभी तो उससे वो फिनिश गुड बनाएंगे, और उसके अलावा मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज हाईएस्ट इन विच स्टेट। देखो खेती करने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक फर्टिलाइजर चाहिए होते हैं, एक मैन्योर चाहिए होते हैं। मैन्योर क्या होते हैं? जो फील्ड में उगते हैं, जैसे जो काव डंग से बनते हैं, ठीक है, एनिमल एक्सक्रीटा, प्लांट वेस्ट, उनसे क्या बनते हैं? उनसे मैन्योर बनते हैं। मैन्योर जो होते हैं सस्ते और फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। मगर फर्टिलाइजर क्या होते हैं? जिनमें रिच क्या होते हैं? रिच क्वांटिटी होती है किनकी? माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट की, वो होते हैं फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में बनते हैं, केमिकली होते हैं। और फर्टिलाइजर क्या होते हैं? उनके द्वारा जो है पर्टिकुलर जिस चीज के हमें फर्टिलाइजर की जरूरत है, हम उस प्रकार के फर्टिलाइजर को मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो बोला गया क्वेश्चन में जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो किस स्टेट में सबसे ज्यादा यूज होता है? तो जिस स्टेट में सबसे ज्यादा यूज होंगे यानी उस स्टेट की खेती भी सबसे ज्यादा होगी। जहाँ पे सबसे अच्छी खेती होती है, जहाँ के किसान सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं, वहीं पे सबसे ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज होंगे। तो पंजाब, पंजाब जो है रिच स्टेट है एग्रीकल्चर में। पंजाब की आपको पता भी होगा जो सरदार है उनके पास खूब पैसा है या नहीं है? क्योंकि वहाँ की खेती भी बहुत अच्छी है। खेती अच्छी होने के कारण उनकी इनकम भी क्या है? बहुत अच्छी है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम करेंगे सेक्शन बी। तो हम क्या कर रहे हैं? सेक्शन बी के क्वेश्चन करेंगे। जल्दी देखिए आप मेरे पास, सेक्शन बी के क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टर्म ऑफ टाइथीज एंड टैली। ठीक है, टाइथीज और टैली का क्या मतलब है? पहले टैली, हम टैली पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो टैली क्या होता है? टैली क्या है? एक फ्रेंच टर्म है जिसमें टैक्सेस के बारे में बताया गया। टू द डायरेक्ट टैक्स ऑन लैंड लिवाइड ऑन द कॉमन पीपल इन फ्रांस। फ्रांस के लोगों के ऊपर डायरेक्ट टैक्स डाले गए थे, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं, ठीक है, टाइली। क्या बोलते हैं? टाइली। तो टाइली क्या है? इट इज अ टर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स विच इम्पोज ऑन फ्रेंच पीपल, जहाँ जो फ्रांस के लोगों के ऊपर डाले गए। तो टैली इज अ डायरेक्ट टैक्स ऑन अ लैंड। लैंड पर ये टैक्स लगाया गया। किन की लैंड पे लगाया गया? पुअर जो किसान थे ना, गरीब किसान, गरीब किसानों की लैंड पे। तो टैली इज अ डायरेक्ट टैक्स ऑन लैंड ऑफ द पीजेंट। किसानों की लैंड पर टैक्स लगाया गया फ्रांस की सरकार ने, हु हैव बीन फोर्स्ड टू पे इट टू द स्टेट। और वो टैक्स उन्हें सरकार को देना ही होता था, चाहे उनकी कंडीशन टैक्स देने की हो या ना हो। तो टैली क्या है? एक प्रकार का टैक्स जो फ्रांस के लोगों पे फ्रांस की गवर्नमेंट ने लगाया था, और वो टैक्स उन्हें फोर्सफुली उनसे कलेक्ट किया जाता था, चाहे उन पीजेंट्री, उन किसानों की, उन गरीबों की के पास वो टैक्स देने के लिए कैपेबल वो हो या ना हो। समझ आ गया? तो टैलीज का मतलब है क्या? एक डायरेक्ट टैक्स जो किस पे लगता था? लैंड पे लगता था। किन की लैंड पे? फ्रांस के पीजेंट्रियों की। और किसकी द्वारा लगाया जाता था? सरकार के द्वारा। इसके बाद टेथीज। टेथीज क्या है? ये
भी एक प्रकार का टैक्स है। इस टैक्स में क्या होता था, जो भी किसान खेती करते थे वो 1/10 खेती, 1/10 1/10 जो है जितनी भी खेती होगी उसका 1/10 खेती तो चर्च को देते थे। किसको देते थे? चर्च को देते थे। उसके अलावा वो स्टेट को भी टैक्स देते थे। जब वो चर्च को 1/10 टैक्स दे देंगे अपनी एग्रीकल्चर का, यानी जो भी एग्रीकल्चर से उनकी रेवेन्यू अर्न हुई है उसमें से सपोज 1 लाख रुपए उन्होंने अर्न करे हैं तो 10,000 रुपए तो वो सीधे सीधे चर्च को दे देंगे। उसके बाद 90,000 रुपीज पे भी वो टैक्स लगेगा जो स्टेट को देंगे। बाकी उसके बाद जो पैसा बचता था वो पैसा वो अपने लिए यूज करते थे। इवन उनके नमक के ऊपर भी उनके टैक्स लगाया था। तो समझ लेना, तो टैक्स क्या है? इट इज अ टैक्स, ठीक है, विच इज 1/10 for church and few taxes are imposed by the state government। मतलब कुछ टैक्स तो स्टेट गवर्नमेंट को देना होता था, बाकी किसके लिए रखा जाता था? चर्च को कितना टैक्स देना होता था? 1/10। तो याद रखना, चर्च के लिए 1/10 जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करी जाती थी और वो या तो पैसे के फॉर्म में या जो उनकी एग्रीकल्चर है उसको वो चर्च को दिया करते थे। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे बेटा क्वेश्चन। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना आपको? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपको सोर्स देखने हैं, आंसर देने हैं। तो ये क्या है? ये बेसिकली इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लीड द मिलिट्री कम इन October 1999 he overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. Later he changed his designation to president and in 2002 had a referendum in the country that granted him a 5-year extension. Pakistani media, human rights organization and democratic activists said that referendum was based on the malpractices and fraud. In August 2002 he issued a legal framework order that amended the constitution of Pakistan. According to this order, the president can dismiss the national and provincial assembly. The work of the civilian cabinet is surprised by National Security Council, which is dominated by the military officer. After passing this law, election was held to the national and provincial assemblies. So Pakistan had election, elected representatives have some power, but the final power rests the military officer and General Musharraf himself. Clearly, there are many reasons why Pakistan under the General Musharraf should not be called a democracy. People may have elected their representative to the national and the provincial assemblies, but those election representatives were not really the ruler. They cannot take a final decision. The power to take the final decision rested with army officials and with General Musharraf, and none of them were elected by the people. This happened in many dictatorship and monarchies. They formally have an election, parliamentary and government, but the real power is with. तो ये जो एक पैसेज है ये पाकिस्तान के जो थे परवेज मुशर्रफ, उनके बारे में। परवेज मुशर्रफ ने क्या चाहते थे, वो जब वो प्रेसिडेंट बने तो उसके बाद से वो चाहते थे कि वो अपनी सीट से कभी ना हटे। इसके लिए उन्होंने क्या करा, एक अमेंडमेंट लाके एक रूल ले आए थे कि अब उन्हें 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो वहाँ की जो जनता थी उनको ये बात समझ आ गई, अगर ऐसा रहा तो भारत पाकिस्तान में से डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी और डिक्टेटरशिप और मोनार्की चालू हो जाएगी। और पाकिस्तान की जो जनता थी उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। इवन मीडिया भी जो है वहाँ की इस बात को समझ नहीं पा रही थी। तो ये सब पैसेज में लिखा हुआ है, अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा पैसेज में क्या लिखा है। इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है, तो बड़ा क्वेश्चन है आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेफरेंडम। जो रेफरेंडम है उसका क्या मीनिंग है। तो रेफरेंडम का मीनिंग क्या है, तो वो है डायरेक्ट वोट इन विच द एंटायर इलेक्टोरेट इज आस्क्ड आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ पर्टिकुलर प्रपोजल। तो जो रेफरेंडम था उसका मतलब था डायरेक्ट आप वोट दो और जो भी इलेक्टोरेट है वो इस चीज को या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा पर्टिकुलर प्रपोजल को, वो उसकी मर्जी होगी। रेफरेंडम का यहाँ पर ये मतलब है कि मतलब जिसकी सरकार है वो डिसाइड करेगा एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। नेक्स्ट है, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिए हैं असर्शन रीजन की, आपको पढ़ के देखनी है। तो पहली असर्शन, पाकिस्तान नॉट कंसीडर्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री इवन आफ्टर हैविंग इलेक्शन। अगर इलेक्शन परवेज मुशर्रफ अगर वहाँ के बने रहते, क्योंकि वो मिलिट्री से आए थे, तो लोगों का कहना था अगर पाकिस्तान जो है
डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं भी बनी नहीं रहेगी इलेक्शन के बाद भी, क्योंकि परवेज मुशर्रफ क्या कह रहे थे कि अब वही वहां के क्या रहेंगे, हेड रहेंगे। अगर जब वो वहीं हेड रहेंगे तो चाहे कोई वोट दे या ना दे, अगर कोई उनके खिलाफ भी वोट देगा तब भी उसके वोट वैल्यू नहीं रखेंगे। तो यानी जब हमारे वोटों की कोई वैल्यू नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी तो खत्म ही हो गई ना। तो इस स्टेंजा के हिसाब से बोला गया कि पाकिस्तान जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहेगी इलेक्शन होने के बावजूद भी। तो इसका असर्शन ट्रू है, अगर परवेज मुशर्रफ वहां रहते तो ऐसा ही होता। नेक्स्ट है रीजन, डिस्पाइट इलेक्शन टू द नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली, इलेक्शन होने पे जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली है जो फाइनल पावर है रिसिस्ट विद जनरल परवेज मुशर्रफ एंड मिलिट्री ऑफिसर, मगर जो वहाँ की जो पावर, जो प्रोविंशियल असेंबली थी, नेशनल थी, वो सब क्या थे, ठीक है ठीक है, वो मना कर रहे थे। फाइनली पावर रिसिस्टेड विद द जनरल परवेज मुशर्रफ मिलिट्री ऑफिसर, बिल्कुल वो मना कर रहे थे। तो इसका रीजन क्या है, रीजन भी इसका ट्रू है, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड में बोला आफ्टर द पैसेज ऑफ डैश इलेक्शन वर हेल्ड टू द नेशनल एंड स्टेट असेंबली, कुछ समय के बाद जो इलेक्शन जो हेल्ड हुए नेशनल स्टेट असेंबली में, वो किस चीज के लिए, वो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था। तो आफ्टर द पैसेज ऑफ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, तो क्या था, जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था उसके कारण इलेक्शन जो नेशनल और स्टेट असेंबली के कराए गए। तो किसके कारण कराए गए, लीगल और फ्रेमवर्क ऑर्डर के कारण कराए गए। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका डज द गिवन सोर्सेज एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंसी ऑफ विच फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, कौन से सोर्सेज है जो एक्सप्लेन करता है सिग्निफिकेंसी ऑफ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी के। तो कौन से फीचर जो है बताते हैं कि डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री और फेयर इलेक्शन, बिल्कुल ठीक है। अगर कहीं डेमोक्रेसी होगी तो वहां पे क्या होगा, इलेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगी, इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे। नेक्स्ट है इन डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट एंड दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। डेमोक्रेसी में क्या होगा, डिसीजन मेकिंग जो होगी वो इलेक्टेड बाय द पीपल, जनता जिसे चुनेगी वही क्या है, पावर में होगा और वही डिसीजन ले पाएगा। इन डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट, बिल्कुल सही है, जो 18 साल से ऊपर का होगा वो वोट दे सकता है, डेमोक्रेसी में ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑन सिटीजन राइट, और नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो एक लिमिट सेट करेगी और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ और सिटीजन को राइट भी दिए जाएंगे, ये भी ट्रू है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे हम भी। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी विद एग्जांपल। तो देखो जरा ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती हैं। तो पहले तो हम ट्रिब्यूटरी देखते हैं, तो भाई ट्रिब्यूटरी क्या है और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है। तो ट्रिब्यूटरी क्या है, पहले ट्रिब्यूटरी देखेंगे। तो ट्रिब्यूटरी क्या है, रिवर ट्रिब्यूटरी आर स्मॉल स्ट्रीम ऑफ ग्लेशियर, जब छोटी छोटी नदियां, ठीक है, क्या हो जाए, मिल जाए एक जगह, तो रिवर ट्रिब्यूटरी आर स्मॉल स्ट्रीम। तो जो ट्रिब्यूटरी, रिवर ट्रिब्यूटरी होती हैं वो छोटी छोटी नदियां होती हैं या छोटी छोटी आप नहरें कह सकते हैं ऑफ अ ग्लेशियर, जो ग्लेशियर से निकलती हैं वाटर के, विच मर्ज टू फॉर्म लार्ज रिवर, छोटी छोटी नदियां मिलकर एक बड़ी नदी बना दें, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या बोलते हैं उसे, सॉरी उसे बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरी क्या होती है, जब छोटी छोटी नदियां मिलकर एक बड़ी नदी बनाए तो उसे बोलता है ट्रिब्यूटरी। तो रिवर ट्रिब्यूटरी क्या है, स्मॉल स्ट्रीम है किसकी, ग्लेशियर वाटर की, जो ग्लेशियर वाटर होता है उसकी, और वो छोटी छोटी नहरें मिलकर एक लार्ज रिवर बनाती हैं जिसे ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी का उल्टा होता है, when a river split या when a large river split into smaller stream, जब एक बड़ी नदी छोटी छोटी नहरों के रूप में बदल जाए, बड़ी नदी टूटकर छोटी नहरों में या कैनल्स बन जाए, या तो स्ट्रीम बन जाए या कैनल बन जाए, छोटी छोटी कैनल बन जाए, तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। यानी ट्रिब्यूटरी क्या है, जब कोई छोटी छोटी स्ट्रीम मिलकर बड़ी नदी बना दे,
तो वो क्या कहलाएगा, वो ट्रिब्यूटरी कहलाएगा। और जब बड़ी नदी टूटकर छोटी छोटी स्ट्रीम या कैनाल बन जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाएगा। क्लियर है? इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या हो सकते हैं इनके एग्जाम्पल। अगर हम ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी के एग्जाम्पल की बात करें, भाई डिस्ट्रीब्यूटरी क्या बताया मैंने आपको, जब बड़ी नदी टूटकर छोटी छोटी स्ट्रीम या चैनल में क्रिएट हो जाए तो क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटरी। तो डिस्ट्रीब्यूटरी का एग्जाम्पल है गंगा। ठीक है, गंगा से क्या, गंगा जो है हुगली रिवर में कन्वर्ट हो जाती है। तो पद्मा रिवर, पद्मा रिवर क्या है, गंगा से निकली है। तो पद्मा रिवर क्या है, एक मेन डिस्ट्रीब्यूटरी है जो किससे निकली है, गंगा से। क्लियर है? गंगा एक बड़ी नदी है, ठीक है, और उससे जो है पद्मा रिवर निकली है। तो पद्मा रिवर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी का एग्जाम्पल है। और अगर हम ट्रिब्यूटरी की बात करें तो ट्रिब्यूटरी का एग्जाम्पल है मिस्यूरी रिवर। ट्रिब्यूटरी क्या है, मिस्यूरी रिवर जो है वो छोटी छोटी कैनल से जुड़कर एक बड़ी नदी बनी जिसको बोला गया मिस्यूरी रिवर। क्या है, मिस्यूरी रिवर इज एग्जाम्पल ऑफ क्या, ट्रिब्यूटरी। और पद्मा रिवर इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर बेटा, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना?